ये एक कहना चाहिए एक बड़ा अच्छा उदाहरण या एक एनालॉजी दी गई है कि जो रचनात्मक आकलन है, वो सीखने के सफर में जीपीएस का काम करता है। जिस तरीके से जीपीएस जो है, आप देखते हैं आजकल जीपीएस का बड़ा बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है ट्रैकिंग वगैरह करने के लिए। जब हम लोग कोई बात किसी चीज़ को ट्रैक करना होता है, कोई लोकेशन ट्रैक करना है, कोई डायरेक्शन, कोई जगह जाना है, हम लोग बड़ा जीपीएस का उपयोग करते हैं, है ना? तो उसी प्रकार से रचनात्मक आकलन जो है, वो बच्चे को ट्रैक कर रहा है, बच्चे की समझ की ट्रैकिंग जो है, वो यहाँ पर वो करने के लिए हमको मदद करता है। ठीक है? तो अब हम लोग चलते हैं अपना जो आज का हमारा टॉपिक है, इंटरव्यू, है ना? इंटरव्यू इंटरव्यू पे जाने से पहले एक शिक्षाविद रहे हैं, जो आप नीचे नाम भी देख रहे हैं, ब्लैक एंड विलियम 1998 और डोहर्थी जो 2003, इन्होंने चर्चाओं के विषय में कुछ बातचीत की। कक्षा में जो बच्चों के साथ अगर हम लोग कुछ चर्चाएं करते हैं, डिस्कशंस जो होते हैं बच्चों के साथ में, उसके ऊपर में उन्होंने कुछ बातचीत की है। उन्होंने कुछ लिखा है, वो इस प्रकार है कि कक्षा की चर्चाओं से शिक्षक इस बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं कि विद्यार्थी क्या सीख रहे हैं और अवधारणाओं को समझ रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। ये डिस्कशन की बात हो रही है, चर्चा की बात हो रही है। अ, चर्चा शुरू करने के लिए शिक्षक एक कोई ओपन एंडेड प्रश्न, है ना? ओपन एंडेड प्रश्न हो सकता है किसी अपने टॉपिक से रिलेटेड, जो भी टॉपिक क्लास में चल रहा है, उससे रिलेटेड ओपन एंडेड प्रश्न हो सकता है, जिससे कि एक डिस्कशन जब शुरू होता है, उससे जो बच्चे लोग होंगे या शिक्षक होगा, देखिए बच्चा और शिक्षक दोनों मिलके जो चीज़ों को सीख रहे हैं, उससे उनको जो उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है या जो क्रिएटिव जो उनके जो स्किल्स हैं, क्रिएटिव स्किल्स होते हैं, वो डेवलप होते हैं। और जब भी बच्चे ओपन एंडेड क्वेश्चंस के ऊपर में अपनी बात रखते हैं, कोई तर्क रखते हैं, जैसे अभी अपन ने बात की, एक पैटर्न के बारे में लिखने की बात हम लोगों ने की। जब हम इस प्रकार की बातचीत करते हैं तो कुछ नए-नए ज्ञान का भी सृजन होने लगता है, जो शायद इंटेंडेड नहीं होता है, जो हमने कभी सोचा नहीं होता है, हम उस ज्ञान का भी सृजन जो है, उस डिस्कशन के माध्यम से हम लोग कर पाते हैं। और ये विद्यार्थियों को अपनी जो समझ होती है, उसके विस्तार करने का मौका देता है। और गलत जानकारी जो उनके पास होती है, जिसको अभी हम लोग बात कर रहे थे, मिसकंसेप्शंस की बात हो रही है, ओवर जनरलाइजेशन की बात हो रही है, उसको वो दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। जब उनके पास नई जानकारी पहुंचती है, कोई नया ज्ञान उनके पास पहुंचता है, तो उनको समझ में आता है कि जो मेरे पास एग्जिस्टिंग जो चीजें हैं, मेरी जो एग्जिस्टिंग जो अंडरस्टैंडिंग है, वो जो है उनके वो अंडरस्टैंडिंग और इम्प्रूव होती है, जिससे कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग का जो उनका पोर्शन रहता है, वो कम होने लगता है। और जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है, धीरे धीरे रिमूव होती है, और वो उस टॉपिक के ऊपर में जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उसको जो है बढ़ाती रहती है। तो ये उन्होंने चर्चा के बारे में कहा था कि भाई क्लासरूम के अंदर में डिस्कशंस होने चाहिए, क्लासरूम के अंदर में बच्चों को बातचीत करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन ध्यान हमको कुछ बातों का रखना चाहिए कि जब भी इस प्रकार की कोई चर्चाएं हों, वो चर्चा इस तरीके से हो कि वो डायरेक्शन ना भटके। जो चर्चा है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जो है उस पे फोकस्ड रहे। बच्चे अपनी बात उस टॉपिक के आसपास में रखें, बहुत ज्यादा डाइवर्ट होकर के बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें जो हैं वहां ना होने पाए, नहीं तो वो पूरा जो डायरेक्शन जो है वो गलत हो जाता है। तो इसके बारे में और आगे भी आएगी बातचीत, जब हम लोग इंटरव्यूज पे जब हम लोग पहुंचेंगे ज्यादा डिटेल में। अगला अगला जो हमारा टॉपिक है वो अब इंटरव्यूज पे ही हम लोग चल रहे हैं। तो इंटरव्यू जो है बेसिकली चर्चा का ही एक तरीका है। चर्चा में हो सकता है कि जब हम लोग एक ओपन एंडेड प्रश्न पूछते हैं, तो बहुत सारे बच्चों के सामने में ये प्रश्न रखते हैं। और इंटरव्यू जब होता है, तो वो वन टू वन इंटरव्यू भी हो सकता है बच्चों के साथ में।
आपने कोई प्रश्न दिया, बच्चे उसका उत्तर दिए हैं, तो आप एक-एक बच्चे से पूछ सकते हैं कि ये आपने क्यों किया ऐसा? ये आपने कैसा क्यों किया? ये स्टेप जो था वो कहाँ से आया आपका? ये जो चीज़ लिखी है आपने उससे आप क्या समझते हैं? इस प्रकार की एक वन टू वन बातचीत भी हो सकती है, या एक हो सकता है छोटे समूह में भी आप बात कर सकते हैं बच्चों से। तो चर्चा लेकिन ओपन होती है, चर्चा जो होती है क्लास में एक बड़े समूह के साथ में हम लोग नॉर्मली चर्चा करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं आगे हम लोग। ये साक्षात्कार या विद्यार्थियों का जो इंटरव्यू है वो क्या है? ये यहाँ पर अगली जो स्लाइड अपनी है। अ, हम जिस पर्टिकुलर सेंस में हम लोग जिस सेंस में बात कर रहे हैं इंटरव्यू की अभी, उस सेंस में इंटरव्यू को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि अ, एक बच्चा जो है किसी जो हमारा कंसेप्ट है या जो हम अवधारणा की जो हम लोग बात कर रहे हैं, उस अवधारणा के बारे में वो क्या समझता है, उसके जो जो पॉइंट्स हैं, उसकी जो मुख्य बातें हैं, क्या वो उन चीज को समझ पा रहा है? और अगर उससे संबंधित हम कोई प्रश्न बच्चों के सामने में रखते हैं, तो वो उस अवधारणा से संबंधित प्रश्न के उत्तर तक कैसे पहुंच पा रहा है, इस सारी बातों की जानकारी के लिए जब हम बच्चों के साथ बातचीत करते हैं या जो प्रक्रिया अपनाते हैं, वो हम लोग एक तरीके से विद्यार्थी साक्षात्कार के सेंस में अभी हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। और भी तरीके हो सकते हैं, और भी उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन अभी जो हमारा उद्देश्य जिस बारे में इंटरव्यू के बारे में है, वो यही है कि बच्चे जो हैं किसी अवधारणा के बारे में जो उसके जो मुख्य बिंदु हैं उसके बारे में क्या समझ रहे हैं, कितना समझे हैं, और उससे संबंधित प्रश्न के किसी उत्तर तक वो कैसे पहुंच रहे हैं, ये जानने की जो पूरी प्रक्रिया है, उनसे जो बातचीत हो रही है, उसको हम यहाँ विद्यार्थी साक्षात्कार के रूप में देख रहे हैं। इसमें कोई डाउट हो तो सर, कहीं पर कोई इस प्रोसेस को लेकर के, तो प्लीज हम लोग उस पर बातचीत कर लेंगे सर। इसमें एक चीज ये रहती है सर, हम लोग देखेंगे ये जो कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखे भी हुए हैं साक्षात्कार के बारे में। अ, जब भी हम लोग कोई चीज पढ़ाते हैं, जब कोई एक लेसन या कोई पाठ जब हम लोग अपने क्लास में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, तो नॉर्मली ऐसा हम लोग मान लेते हैं क्लास के एंड में कि अधिकांश बच्चों ने चीजों को समझ लिया है। और अ, ये जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं, कुछ बच्चे अगर नहीं समझ पाए हैं, तो उनको हम दूसरी या तीसरी बार कुछ अगर पढ़ाएंगे, तो वो समझ जाएंगे। ऐसा अपन एक एज ए टीचर एक जनरल एक मतलब मैं एक जनरल बात कह रहा हूं कि अधिकांश बच्चे उस टॉपिक को समझ रहे हैं, और अगर जो बच्चे नहीं समझे हैं तो दो तीन दूसरी बार तीसरी बार हम उनको समझाएंगे, तो उनके जो डाउट जो भी हैं वो क्लियर हो जाएंगे। पर कई बार ये इस तरीके की सोच जो होती है वो पूरी तरीके से सही नहीं हो पाती है। जैसा अभी हम लोगों ने बातचीत की अभी अपने शुरू के टॉपिक में भी, कि हर बच्चे की अपनी एक पूर्व की समझ होती है, हर बच्चे की अपनी एक पहले की समझ होती है। ये देखिए, पूर्व ज्ञान और पूर्व की समझ दोनों में अंतर है ना? यहाँ पर मैं पूर्व ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, पूर्व की समझ की बात कर रहा हूं। यहाँ पर पूर्व की समझ का मतलब ये है कि बच्चे ने अगर पहले उस टॉपिक से रिलेटेड कहीं पर कुछ बातचीत हुई है लोअर स्टेजेस में, वहां पर जो ओवर जनरलाइजेशन की जो बात होती है या जो मिसअंडरस्टैंडिंग की जो बात होती है, यहाँ उसकी अपन बात कर रहे हैं। पहले से ही उसने कुछ चीज समझ के रखी, सोच के रखा हुआ है उसके बारे में, जिससे कि जो पूर्व समझ और जो सही समझ के बीच में कुछ दूरी रहती है। उसको लगता है कि मैंने जो सोचा हुआ है वो सही है,
लेकिन एक्चुअल में जो सही समझ है वो कुछ और है, मतलब दोनों के बीच में कुछ दूरी है। तो ये जो दूरी होती है, ये जो सही समझ और पूर्व की समझ का जो अंतर होता है, वो बच्चों को नई बात को समझने के लिए थोड़ा सा उनके अंदर में एक प्रॉब्लम उनके अंदर में आता है। तो ये इसलिए जरूरी है हमारे लिए कि हम इस दूरी को कम से कम करें। जो एक्चुअल समझ है और जो पूर्व की समझ है, उसको पहले पूर्व की समझ को जाने, और जो सही समझ को लाने के लिए दोनों के बीच की दूरी को हम लोग कम करें। ये इसके लिए हमको सही प्रकार के बच्चों से कुछ प्रश्न पूछने पड़ते हैं, बच्चों को उनके एक्सप्लेनेशन देने पड़ते हैं। इसीलिए जो क्या ना कहना चाहिए, जब भी कोई टॉपिक हम शुरू करते हैं, देखिए हम लोग कहते हैं ना कि हम बच्चों के पूर्व ज्ञान का टेस्ट करते हैं, पूर्व ज्ञान को जानना। जब हम पूर्व ज्ञान को जानते हैं तो पूर्व की समझ की भी हम अंडरस्टैंडिंग वहां पर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, इस चीज को हम लोग बातचीत के जरिए, या और भी कोई जो हमारा रचनात्मक आकलन का या जो तरीका हो सकता है, डायग्नोस करने का तरीका हो सकता है, हम वहां से चीज को जो है निकालने की कोशिश कर सकते हैं, और उसके आधार पर फिर आगे की जो बात है, आगे का जो हमारा कंसेप्ट है, आगे की जो हमारी अवधारणा है, हम उसको सिखाने का प्रयास करें। कुछ इसमें कहना चाहेंगे सर तो प्लीज आप लोग। हेलो। हेलो। सर आवाज आ यस रही सर। है? हाँ, मैं बोल रहा हूँ सर, अगर कोई भी ऐसी बात हम लोग यहाँ पर अपनी रखना चाहें तो प्लीज। सर अभी तक तो कोई कंफ्यूजन पे नहीं है सर। अच्छा, ओके सर, ठीक है। एक छोटी सी और बात मैं यहाँ पर उसमें रखता हूँ सर। जैसे हम लोग कई बार जब टेस्ट होता है सर, जैसे एक ये जब हम लोगों का बीच में वो भी चला था, जब डेटा एनालिसिस वगैरह का जब हम लोगों ने वर्कशॉप भी की थी, तो आप लोगों ने ये देखा था जब डेटा हमारे पास आ जाता है, कोई एक टेस्ट हम लोग जब लेते हैं और उसका जब डेटा हमारे पास में आता है, उस डेटा को भी जब हम लोग एनालाइज करते हैं तो हमारे सामने में वो परसेंटेज आते हैं कि मान लीजिए कि एक प्रश्न है और उसके 4 ऑप्शन हैं, और वो चारों ऑप्शन जो हैं वो बड़े सोच समझ के बनाए गए हैं। जैसे कि हम लोगों ने वो जो अच्छे प्रश्न के गुण भी पढ़े हुए हैं, हमने बिल्कुल उनके आधार पर वो विकल्प बनाए हैं, और विकल्प बनाने के बाद में वो जो प्रश्न हैं हमने वो टेस्टिंग में गए हैं, और वहां से हमारे पास में कुछ बच्चों का, जो मान लीजिए 100 बच्चों का हमारे पास में डेटा भी आया। लेकिन हमारे पास में जो डेटा आता है, आप देखेंगे कि भाई मान लीजिए कि उसमें बी ऑप्शन जो है सही है, तो हमारे पास में डेटा क्या आएगा कि ए ऑप्शन सेलेक्ट करने वाले बच्चों का प्रतिशत 17% है, बी ऑप्शन सेलेक्ट करने वाले बच्चों का प्रतिशत मान लेते हैं वो 49% है, और वैसे ही सी और डी का भी हमको प्रतिशत मिल गया।
जो हमारे पास में जो डेटा हमको मिला है, जो परसेंटेज के फॉर्म में मिला है, हम वहां से ये जो है कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते कि अगर किसी बच्चे ने कोई अगर किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट किया है तो उसको वो सही उत्तर को सेलेक्ट किया या गलत उत्तर को सेलेक्ट किया, उसके पीछे तर्क क्या था उसका। हमारे सामने में तो आ गया कि भाई हाँ भाई बी ऑप्शन को 49% लोगों ने सेलेक्ट किया है, लेकिन बाकी जो 51% बच्चे थे उन्होंने ए, सी या डी को सेलेक्ट किया है। लेकिन क्या सोच करके किया? हम लोग एक एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि भाई मोटे तौर पर हम लोग ये कह रहे हैं कि 50% बच्चे जो हैं वो कंसेप्ट को समझ गए हैं, 50% बच्चों को कंसेप्ट समझ में नहीं आया। ऐसा हम लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं इस रिजल्ट से। लेकिन अगर हमको ये भी समझ में आए कि भाई ये जो 51% हैं, इन्होंने जो उत्तर तय सेलेक्ट किया है उसके पीछे का कारण क्या है, और जो सही जिन्होंने सही जो सेलेक्ट किया है उसके पीछे का कारण क्या है। तो ये जो कारण जानना जो है, ये बिना चर्चा के या बिना हमारे बच्चों के साथ बातचीत किए हुए ये संभव नहीं हो पाता। कई बार ये जो 49% जो हमको सही बच्चे जो सही उत्तर जो मिला है, ये भी कई बार मिसलीडिंग होता है। बच्चे लोग ये भी जानते हैं आज के दिन में कि अगर उनको सही उत्तर नहीं पता है तो गलत उत्तर को छांटो, गलत उत्तर को रिमूव कर दो, तो बचा हुआ सही हो जाएगा। तो ये इस प्रकार की जो बातचीत है, इस प्रकार की जो चीजें हैं, ये सब जो चीजें हैं, ये हम लोगों के लिए जानना जरूरी होता है। और ये तभी हम जान पाते हैं जब हम बच्चों से बातचीत करते हैं या उनके साथ चर्चा होती है, चाहे वो इंडिविजुअल चर्चा हम लोग करें या हम एक ग्रुप में करें, ये चीज जो है हमारे लिए करना बहुत आवश्यक हो जाता है। इससे अलग अलग जो प्रश्नों के जो जिन कंसेप्ट के आधार पर जो प्रश्न बनाए गए हैं, उनके बच्चों की उनके प्रति क्या समझ है, वो हमको चीजें मिलती हैं। और इसके अलावा बच्चों ने क्या सोच करके किसी, देखिए इसमें जो लिखा हुआ है कि सही उत्तर को चुनने का तर्क क्या था, गलत उत्तर को चुनने का तर्क क्या था। हाँ, ये सारी चीजें जो हैं हम लोगों को समझ में आती हैं, और ये हमको फिर से जो बार बार अपन कहते हैं कि हमारी कक्षा में जो शिक्षण का जो हमारा तरीका है उसमें बदलाव करने में हमको मदद करता है। तो ये जो है साक्षात्कार, जो विद्यार्थियों का जो साक्षात्कार की बात होती है, उस पे हम लोगों को शायद इस तरीके से बातचीत करना होगा बच्चों के साथ में। और उसकी जो प्रक्रिया है, उसके जो किस प्रकार के प्रश्न हैं, वो हम लोग आगे की स्लाइड्स में देखते हैं अभी। तो इसमें कोई बात आप लोगों की तरफ से हो तो सर हम लोग उसके ऊपर बातचीत कर लें। कोई पॉइंट अगर आप लोगों को लग रहा हो, आप लोग कुछ कहना चाहें इसमें। सर अभी जो क्लास में जो असाइनमेंट दिया था, मैंने जी बच्चों सर। के सामने वो क्वेश्चन करने को दिए, उनसे सॉल्व करवाए और उनका कुछ क्लिपिंग भी बनाई, वीडियो रिकॉर्डिंग की। तो जी कुछ सर। स्टूडेंटों ने उनसे पूछा कि आपने ये आंसर क्यों चुना, तो उन्होंने कहा ये तो वैसे ही चुन लिया। मैंने कहा क्या, कैसे वैसे ही चुन लिया अपने मन से? तो कि वो मन से चुन लिया। मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रहते हैं कि जो पता नहीं वो जानते नहीं है या निष्क्रिय रहते हैं। वो मतलब उनको या तो मेहनत नहीं करना चाहते या कुछ, मतलब उन्होंने वो ओटी है जो विकल्प रहते हैं वो वैसे ही चुन लेते हैं। उनको उनसे उनके बारे में पूछते हैं तो वो करके नहीं बताते कि हमने ये क्यों चुना। हाँ, मतलब उन्होंने एक तरीके से वो जिसको कहते हैं अपन सर अपनी भाषा में तुक्का मार दिया। हाँ, तो फिर ऐसे स्टूडेंटों से फिर क्या चुनेंगे कि आपने क्या मतलब इसको
क्यों आपने ये वाला सुना, तो क्यों चुना? वो तो फिर वो जवाब करी, मतलब जवाब नहीं देते कुल मिला के, वो कहते हैं हमने तो वैसे ही चुन लिया। तो फिर ऐसे स्टूडेंटों के लिए क्या किया जाए? सर मुझे लगता है कि थोड़ा सा फिर हम लोगों को अब उनके साथ में और थोड़ा सा कहना चाहिए एकेडमिक प्रश्न हम लोगों को शायद धीरे धीरे, और कहते हैं ना जिसको कि जैसे हमने पूछा कि आपने ये उत्तर क्यों चुना, अब उन्होंने कह दिया कि हमने तो ऐसे ही चुन लिया। तो अब हमको शायद फिर धीरे धीरे वो प्रश्न के ऊपर में जाना पड़ेगा कि अच्छा ये बताओ तो ये प्रश्न कौन सा है, किस टॉपिक से संबंधित है, इसमें ये जो दिया गया है, ये जो संख्याएं हैं, तुम इसके ऊपर में क्या करोगे। हम लोगों को लगता है फिर छोटी छोटी चीजों पे बात करते हुए हमको शायद वहां तक पहुंचने का प्रयास करना पड़ेगा कि बच्चे कहाँ पर अटक रहे हैं, कहाँ उन्होंने उनकी गलती है, या कहाँ तक वो समझे हैं, या कहाँ तक वो नहीं समझ पाए। हमको फिर एकदम और उनके नीचे, क्योंकि ये इस प्रकार का जवाब देने वाले बच्चे जो अपन कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ एक तुक्का मार दिया है, तो या तो उनको वो प्रश्न ही समझ में नहीं आया है, या वो प्रश्न की जो अवधारणा है उसके पीछे की वो बिल्कुल ही नहीं जान पा रहे हैं। तो इस प्रकार से शायद हम लोगों को और डीप में जा करके छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ करके शायद हम लोगों को ये काम करने की जरूरत पड़ेगी सर। सर जी सर, है ना? जी ठीक है सर। तो तो अब ये देखिए यहाँ पर जो एक इंटरव्यूज की जो बात हम लोगों ने शुरुआत की है, जो कि रचनात्मक आकलन का ही एक हिस्सा है, ये इसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में यहाँ पर दे दिया गया है कि रचनात्मक आकलन समझ की और भ्रांतियों दोनों की हमको जो है वो जानकारी दे रहा है, या एक इंटरव्यू के फॉर्म में देखें। समझ से संबंधित अवधारणाओं के बारे में, प्रक्रियाओं के संबंध में, यहां पर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ये वाली तो जितनी ज्यादा जानकारी मिल जाए अच्छी है। ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की जो भ्रांतियां हैं, जो सामान्य गलतियां करते हैं बच्चे, वो तो ठीक है सर, सामान्य गलतियों को तो बच्चे बहुत जल्दी समझ में लेते हैं, लेकिन ये जो मिसकंसेप्शन जो होता है सर, ये जो मिसकंसेप्शन के कारण, मिसकंसेप्शन जो है जो कि अत्यधिक सामान्यीकरण, ओवर जनरलाइजेशन के कारण जो होता है, ये हमको जितना ज्यादा समझ में आएगा बच्चों का, उतना हमारे लिए शिक्षण संबंधी निर्णय लेना आसान होगा और उतना इंपॉर्टेंट होगा। ये जितना हम लोग समझ पाए बच्चे के बारे में ओवर जनरलाइजेशन। देखिए मैं छोटा सा उदाहरण एक और आपके सामने में रखता हूं, उससे और चीजें क्लियर होंगी। हम लोग जब फंक्शंस की बात करते हैं सर, जैसे कई बार हम लोग लिखते हैं फंक्शंस में कि एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ई एक्स, हम लोगों ने ऐसा लिखा है। अब आप ये कहते हैं कि इस फंक्शन के लिए इस फंक्शन के लिए अगर मैं ऐसा लिखूं एफ एक्स प्लस एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, ये होगा। आपने तो बताया उसको, बच्चे को, कि एफ एक्स प्लस एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, लेकिन ये इस फंक्शन के लिए है। यहां पर बच्चा जो है कई बार ओवर जनरलाइजेशन करता है कि भाई ये तो हर फंक्शन के लिए लागू हो जाएगा। वो कई बार ऐसा भी कर लेता है कि भाई अगर उसको कोई आपने फंक्शन दे दिया जी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, वो इसके लिए भी ये फंक्शन के लिए ये वाला जो रूल है वो अप्लाई कर लेगा, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये इस तरीके की जो जो जनरलाइजेशन वाली जो बातें हैं, ये कई बार ऐसा भी होता है सर कि हम लोग जब पढ़ाते हैं, कई बार शायद हमारी कुछ शब्दावलियां भी ऐसी हो जाती हैं जिससे बच्चों के सामने में कुछ गलत
जो है बातें प्रस्तुत हो जाती हैं वो अननोइंगली हो जाता है हम लोगों से। हम ऐसा जानबूझ के नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारी शब्दावली कुछ इस प्रकार की हम लोग उपयोग कर लेते हैं कि बच्चे तक गलत जो है वो मैसेज पहुंच जाता है, और वो एक ओवर जनरलाइजेशन का कारण बन सकता है। और दूसरा, बच्चे तो खुद ओवर जनरलाइजेशन करते ही हैं। तो देखिए ना आप, ये कई बार आपने देखा होगा, ये मतलब 11th 10th 11th के बच्चे भी करते हैं, a+b का होल स्क्वायर। आपको मिलेगा ये, ऐसा बहुत जगह मिलेगा आपको ये। क्योंकि वो देखते हैं, वो कई बार देखते हैं इन चीजों को। आपने उनको जैसे शुरू में ही आप लोग बच्चे पढ़ते हैं ए एक्स का स्क्वायर अगर है तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, तो वो उसको यहां पर भी अप्लाई कर देते हैं। तो ये जो सर, जो a+b का होल स्क्वायर वो मैट्रिक्स में भी अप्लाई कर देते हैं, बल्कि मैट्रिक्स में वो a b और b इक्वल नहीं होता, तो वो इसमें जो वो सोचते हैं आइडेंटिटी है a+b का होल स्क्वायर, तो उसमें भी अप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो ओवर जनरलाइजेशन या जो मिसकंसेप्शन है, ये जितने ज्यादा हमको पता चलेंगे सर, उतना ज्यादा हमारे लिए हमारी क्लास में बदलाव करने में, क्लास के अंदर में चेंजेस करने में हमको मदद मिलेगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है सर। ये यहाँ जो हमारा ये जो ग्रीन में लिखी हुई बातें हैं, ये हमको पता चलती हैं तो अच्छी बातें हैं। ये तो वो हैं जो हमारे लिए पॉजिटिव हैं, बच्चों के लिए भी पॉजिटिव है। लेकिन ये जो जितनी भी हमारी ये जो येलो में लिखी हुई चीजें हैं, इनको हम ग्रीन में कन्वर्ट करने के लिए हमको इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी चाहिए। सामान्य गलतियां बच्चे लोग उनको ठीक कर पाते हैं, उनके साथ उनको हैंडल करने में, उनको ठीक करने में बहुत दिक्कत नहीं आती। लेकिन ये जो ओवर जनरलाइजेशन होता है, ये कोई एक दिन की बात नहीं होती है। ये पिछले कई सालों की जो मिसकंसेप्शन जो मल्टीप्लाई होते जा रहा है, उसके कारण ये जो चीजें बन चुकी हैं, उनकी एक धारणा बन चुकी है, उसको दूर करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो बातें हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग देखें कि जो साक्षात्कार की जो बात हो रही है, साक्षात्कार क्यों जरूरी है, ये यहाँ पर एक जो चीज आपके सामने में कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं, वो यही है कि साक्षात्कार के माध्यम से जो मिसकंसेप्शंस हैं, उनकी एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जो उनके जो ओवर जनरलाइजेशंस वगैरह के कारण जो मिसकंसेप्शंस है वो हैं। सामान्य गलतियों के बारे में तो पता चलता ही चलता है, और उन अवधारणाओं पर ध्यान देने के लिए मदद करते हैं जिन्हें वो फिर से पढ़ाने की आवश्यकता है। ये भी हमको समझ में आ रहा है। ये समझकर सीखने को प्रोत्साहित करता है। अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ करके पढ़ना इवन शिक्षकों की भी समझ को ये पुख्ता करता है। इसको कहना चाहिए कि जब टीचर जो है अपने कई चीजें जो अभी मैंने आपसे बात कही, कई बार हम लोग अननोइंगली हमारे से कुछ ऐसे शब्दावली, कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे सेंटेंसेस यूज हो जाते हैं जो बच्चे को गलत डायरेक्शन दे जाते हैं। तो वो चीजें भी जो हैं, हम लोग शायद उन चीजों से भी हम लोग को उनका भी एक फीडबैक मिलता है, जिसको कि हम लोग फिर ठीक करते हैं। और शिक्षण प्रक्रिया में तो हम लोग बदलाव करते ही करते हैं उसमें। ये ये जो कहना चाहिए, जो इंटरव्यूज जो हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, जो बच्चों के साथ में जो इंटरव्यू हो रहा है, ये जो चीजों को, मतलब आप ये सोचिए कि पूरा का पूरा जहां से बच्चे ने शुरुआत की थी किसी टॉपिक को पढ़ना, और आप
जहां पर उसको खत्म किए हैं और उसके बाद जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं, एक पूरी होलिस्टिक व्यू जो है आपके सामने में आ जाता है। किस स्टेज से बच्चे की मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हुई, कहां तक वो अच्छे से समझ पाया था, लेकिन उसके बाद कहां उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हुई है, उस पॉइंट को आप पकड़ पाएंगे। और जब आप इस चीज को पकड़ पाते हैं तो ये चीज आपको करंट जो प्रॉब्लम है उसको तो हैंडल करने में मदद करेगी ही करेगी, जो करंट आप जिन स्टूडेंट के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन अगली बार अगली बार जब आप उस स्तर के बच्चों को जब पढ़ा रहे होंगे, तो आपके पास एक पहले से इंफॉर्मेशन होगी कि हाँ, बच्चे यहां पर आकर के जो उनकी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो आप पहले से कॉशियस रहेंगे और पहले से ही आप उन चीजों को एड्रेस करने के लिए अपने आप को एक मेंटली प्रिपेयर करके रखेंगे। तो अभी के जो बच्चे हैं उनको जो बेनिफिट हो हो ही रहा है, आगे के बच्चों को और ज्यादा बेनिफिट आपकी तरफ से जो है वो होने लगेगा। तो धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे आपका भी एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपके भी जो नंबर ऑफ इयर्स होंगे वो टीचिंग में बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि बहुत बड़े एरिया में, बहुत बड़े अपने गणित के क्षेत्र में अलग अलग टॉपिक के ऊपर में जहां जहां बच्चों की जो मिसकंसेप्शंस आने की संभावना होती है, आप पहले से ही उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होने लगेंगे और बच्चों के उन प्रॉब्लम्स को आप एड्रेस करते हुए जो है बच्चों को आगे बढ़ा लेंगे। और एक चीज आपने भी नोट की होगी कि इस प्रकार के जो मिसकंसेप्शंस होते हैं, जहां ओवर जनरलाइजेशन वाली बात होती है, वो कई बच्चों में एक साथ पाई जाती है। एक जैसी ओवर जनरलाइजेशन, वो एक जैसी मिसकंसेप्शंस, जो कॉमन मिसकंसेप्शंस होते हैं, कॉमन जो मिस्टेक्स होती हैं, वो तो बच्चे करते हैं, उनको ठीक कर लेंगे, लेकिन कई कॉमन मिसकंसेप्शंस कई बच्चों में एक साथ आती हैं। तो उनको जब आप एड्रेस करते हैं तो एक साथ आप कई बच्चों के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर ये इसीलिए जो साक्षात्कार है, इनको बहुत उपयोगी माना गया है, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो सर, छोटे स्तर पे भी हो या बड़े स्तर पे भी हो। छोटे स्तर पे तो ये करना ही करना चाहिए, बच्चों के साथ बातचीत वाली बात। और बच्चे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएं और उनको अगर पहले से ही इस प्रकार का माहौल मिलता जाएगा, तो आगे की जो कक्षाओं में जो मिसकंसेप्शंस होते हैं वो शायद पहले ही एड्रेस होने लगेंगे और बड़ी कक्षाओं के जो मिसकंसेप्शंस होंगे वो लिमिटेड होते जाएंगे, ज्यादा नहीं रहेंगे। तो इनको तो एलिमेंट्री स्टेज से ही जो है हमें कक्षा में शामिल करने की जरूरत अच्छा क्या सर, है। जी एक जी। जैसे मान लिया अपन छात्र इंटरव्यू ले रहे हैं, विद्यार्थी साक्षात्कार, तो इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होना चाहिए? जब अपन क्योंकि ज्यादा होंगे तो फिर अपन ये फेस टू फेस कैसे संभव हो पाएगा? ज्यादा इन द सेंस सर, देखिए ये एक बैलेंस हमको बना करके चलना होगा सर। मतलब आप ये जो एक देखिए, जो अभी आप इंटरव्यू ले रहे हैं सर, वो इंटरव्यू जो है वो हमारे रचनात्मक आकलन या फॉर्मेटिव असेसमेंट का ही एक हिस्सा है सर। तो हमको तो ये एक बैलेंस बना के चलना होगा कि जब हम एक तरीका है तो कभी हम जैसे ग्रुप वर्क करवा देते हैं, कभी हम कोई क्विज करवाते हैं, या कभी हम कोई जो होता है कोई जैसे टेस्ट ले लेते हैं, कोई पेपर पेन टेस्ट अपन ने ले लिया। तो जहां पर अपने को लग रहा है कि ज्यादा जहां पर ये समस्या आ रही है, वहां हमने एक आध बार जो है वो इंटरव्यू ले लिया। एक बार हमने कुछ इंटरव्यू लिया, कुछ 4-5 बच्चों को लेकर के समझने की कोशिश की। अगली बार जब हम इंटरव्यू लेंगे अलग किसी टॉपिक के ऊपर में, तो कुछ और बच्चों के साथ में हम इंटरव्यू ले लेंगे। ये चीज तो संभव शायद नहीं हो पाएगी सर कि आप 40 अगर बच्चे बैठे हैं तो 40 बच्चों का इंटरव्यू लें। ये तो शायद संभव नहीं हो पाएगा हर समय। लेकिन कुछ सैंपल को ले सकते हैं, कुछ सैंपलिंग हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ये कोशिश करें कि जब हम इंटरव्यूज कंडक्ट करते रहें अलग अलग समय में, तो अलग अलग बच्चे जो हैं हमारे साथ में आए, ताकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम से 3 महीने 6 महीने के अंदर में सभी बच्चों को इस प्रकार से अपनी बात रखने का मौका मिल सके इंटरव्यू के माध्यम से। यही यही कहना चाह रहे हैं गुप्ता सर आप?
हाँ सर, यही, क्योंकि वो क्लास में बच्चे अभी रहते हैं, अपन ने साक्षात्कार कहा तो फिर वो फेस टू फेस नहीं हो पाएगा। और आपने बताया कि हाँ अपन ग्रुप कार्य, प्रोजेक्ट वर्क ऐसे दे सकते हैं, कुछ ज्यादा ही वैसे हैं तो उनको फेस टू फेस अपन कर सकते हैं। तो ऐसे सब पूरा एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, तभी जी ये संभव हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो तरीका एक है, हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक तरीका है। तो ये एक बैलेंस हमको सभी का बना के चलना है, ताकि हमको हर प्रकार से इंफॉर्मेशन जो है अपनी मिलती रहे। सर जी सर। ये इंटरव्यू में हम लोगों को जो क्वेश्चन तैयार करना है या स्पॉन्टेनियसली जो भी एक बात आगे बढ़ जाए जिस डायरेक्शन में वो लेना है, कि हमको प्री डिसाइडेड मतलब करना है कि हमको इंटरव्यू में ये इन चीजों पर ही बात करना है, ये प्रश्न सामने रखना है। अभी उसके ऊपर भी बात करेंगे सर, किस प्रकार जी के सर। प्रश्न होने चाहिए। अभी अपन 1 या 2 स्लाइड के बाद वहां पहुंच रहे हैं सर, है ना? ओके सर। तो जी उसी सर। समय अपन बात कर लेते हैं। तो अब ये जो है कब करना चाहिए, ये इस पे बात लिखी हुई है कि विद्यार्थियों का साक्षात्कार पाठ शुरू करने से पहले, पढ़ाते समय और पाठ पूर्ण होने के बाद। ये अब देखिए यहां पर भी ये नहीं है कि हर कंसेप्ट के लिए इस चीज को किया जाए, हर कंसेप्ट के लिए भी इसका करना जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है। ये तो आपको डिसाइड करना होगा, आपको ये एक डिसीजन लेना होगा कि हम किस टॉपिक के लिए इसके इंटरव्यू के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर मान लीजिए किसी एक जो है आप अपरिमेय संख्याएं हैं, या मान लीजिए कि आपने जो ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत आप अभी करना चाह रहे हैं, तो वहां पर अगर आप बच्चों को आपको लगता है कि मुझे इंटरव्यूज करने हैं बच्चों के साथ में, तो आप उससे पहले 2-3 बच्चों के साथ में बातचीत कर सकते हैं। पढ़ाते समय बीच में जब आपने 2-3 दिन पढ़ा लिया, तब ये जांचने के लिए कि भाई बच्चे क्या समझ पा रहे हैं, और एक बार आपने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में आपने बच्चों से बातचीत कर ली। तो ये एक पूरी प्रक्रिया जो है, ये एक चीज हमेशा मतलब हम लोग के दिमाग में रहे सर, जब भी हम काम करें, हम ये अगर इंटरव्यू ले रहे हैं इसका मतलब हम एक फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं सर। आप फॉर्मेटिव असेसमेंट के तमाम तरीके जो अपनाते हैं क्लास के अंदर में, उन्हीं में से एक तरीका है ये कोई अलग से कोई इवेंट नहीं है। इसका उद्देश्य ये है कि हम बच्चों से ये समझ सकें कि जो कंसेप्ट हम उनको दे रहे हैं वो कंसेप्ट वो कितना समझ पा रहे हैं। हम कोई टेस्ट या कोई क्विज या कोई एमसीक्यूज वैसा ना करके हम इंटरव्यू के माध्यम से इन चीजों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरू करने से पहले, शुरू करने के बाद, मतलब पढ़ाते समय और खत्म होने के बाद, तो इससे हमको पढ़ाने से पहले अगर हम कुछ बातचीत कर रहे हैं तो हमको उनके जो है पूर्व ज्ञान या एक तरीके से बेसलाइन जैसा हम उनके लिए कर पा रहे हैं, और हम ये जान रहे हैं कि भाई वो किस स्तर पे हैं अभी उस टॉपिक को लेकर के। हो सकता है कि वो बिल्कुल ही जीरो हो, क्योंकि उन्होंने कभी उस टॉपिक के बारे में पढ़ा ही नहीं है, या कहीं कुछ थोड़ा बहुत सुना होगा। फिर जो आप पढ़ा रहे हैं उस अवधारणा पे वो कहां तक पहुंच पा रहे हैं ड्यूरिंग आपकी टीचिंग, उससे संबंधित कोई पूर्व उनकी अवधारणा जो मिसकंसेप्शंस हैं, भ्रांतियां हैं, वो स्पष्ट हुई हैं कि नहीं हुई हैं, वो आपको जानकारी मिलेगी। और उसके बाद जब आप कंसेप्ट को पढ़ाने के बाद जब आप बता रहे हैं, तो ये चीज जांचना कि पूरी तरीके से वो कंसेप्ट को समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं, और क्या उनको कोई एडिशनल सपोर्ट की और जरूरत है क्या उस कंसेप्ट को समझने के लिए। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है एक फॉर्मेटिव असेसमेंट के नजरिए से जो है हम लोग यहाँ कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट में नॉर्मली उसमें करते हैं।